Good morning, students. Now, today we are discussing the topic of material cost control. Okay, see, material control is the main component of the process of material management. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको परचेजिंग ऑफ मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ इशू प्राइस ऑफ मटेरियल समझा दिया था। अब इस वाले में हम ये समझ रहे हैं कि बिकॉज मटेरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल, सो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। Material control is a systematic control over purchasing, storing, consumption of material so as to maintain a regular and timely supply of materials at the same time, avoiding overstocking. मटेरियल कंट्रोल में किस किस को लिया जा रहा है? मटेरियल की परचेजिंग, उसके स्टोर करने को और उसके कंजप्शन यानी कि यूजेस को, इन सबको मटेरियल कंट्रोल में इंक्लूड किया जा रहा है सो दैट की ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम भी ना रहे और मटेरियल जब चाहिए उसी सही टाइम पे रेगुलर और टाइमली सप्लाई हो जाए। ओके, सो दिस इज द मटेरियल कंट्रोल। ऑब्वियसली मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोडक्शन बिना रुके कंटिन्यू चलता रहे, जितनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए जिस भी प्रोडक्शन हाउस को उसको टाइमली अवेलेबल होता जाए, मिनिमम वेस्टेज हो, वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहे कि भाई किस इंडिविजुअल की किस यूनिट पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है और प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, इसके बाद जो ये इंपॉर्टेंस है ये आप लोग खुद रीड कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है रिलीवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल डिसीजन। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट हैं ये चारों ही पॉइंट रिलीवेंट कॉस्ट से रिलेटेड जो है, ये चारों पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये आपके 4 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार 16 मार्क्स में 4 मार्क्स का करके ये 4 पॉइंट्स ही लिखने को आ जाते हैं। सो मटेरियल कंट्रोल डिसीजन से रिलेटेड जो 4 कॉस्ट होती हैं वो ये 4 कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है। परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ordering cost of material, carrying cost of material and opportunity cost of material. If we are talking about purchase cost of material, so अगर कोई भी मटेरियल रॉ मटेरियल न्यूली बाहर से परचेज किया जा रहा है तो जो उसका परचेज प्राइस है वो उसकी परचेज कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, सो सिंपली जिस प्राइस में आप मटेरियल को परचेज करते हो वो उसकी परचेज कॉस्ट हो गई। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम सेटअप कॉस्ट भी कहते हैं या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बार बार रॉ मटेरियल का ऑर्डर करती है तो पर ऑर्डर हर बार ऑर्डर करने पर जो ऑर्डर कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में यूजुअली बहुत अलग अलग ऑर्डरिंग कॉस्ट में जो एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं वो ये होते हैं कि जैसे आप बार बार डिफरेंट टाइप के प्राइजेस पूछ रहे हो या आप है ना फॉलो अप ऑर्डर कर रहे हो, आपका स्टेशनरी पर एक्सपेंसेस लग रहा है, पोस्ट पे लग रहा है, टेलीफोन पे लग रहा है, तो एक ऑर्डर से रिलेटेड ये सारी जो कॉस्ट है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। ठीक है, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट और अ होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट के थ्रू तो आपको ये पता आपकी हो गई कि भाई आपने ऑर्डर किया और उससे रिलेटेड सारी कॉस्ट आ गई। अब कैरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब हमें मटेरियल का ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो उसे हमें कहाँ कैरी करके रखना है? स्टोर में रखना है, सेफ हाउस। ठीक है, तो जब मटेरियल को स्टोर में रखा जा रहा है सो उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि उसमें आती हैं। ठीक है, लाइक स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट आती है। ठीक है ना, ऑब्सोलेंस यानी जो मटेरियल खराब हो जाता है उसको उससे रिलेटेड कॉस्ट आती है। ठीक है, सो वो सारी जो कॉस्ट है इसमें प्रीमियम, स्टॉक प्रीमियम आ गया, या जो गोडाउन है उस गोडाउन में अगर आपने लाइटिंग कर रखी है तो उस फैसिलिटी से रिलेटेड कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल के स्टॉक को स्टोर में रखने से रिलेटेड जो भी कॉस्ट आती है वो इसमें कंसिडर होती है। एंड लास्ट होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है उसको 2 कॉस्ट में डिवाइड किया जाता है।
क्वांटिटी डिस्काउंट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि कभी कभी आपको ये सप्लायर से ऑफर मिलता है कि भाई अगर आप इतने अमाउंट में परचेज करोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। तो अब उसके चक्कर में जैसे आपको तो 100 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप 200 यूनिट्स में मटेरियल परचेज कर रहे हो तो ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप उस एक्स्ट्रा 100 को परचेज करने में जो कॉस्ट पे कर रहे हो। एंड स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कभी कभी आपका जो स्टॉक है वो आउट ऑफ डेट हो जाता है और इस कारण से आप उस रॉ मटेरियल को यूज नहीं कर पाते हो, उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो उसमें आती है। ठीक है, इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन एक बार आप बुक से वापस रीड कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कैन आस्क मी। नाउ नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो आता है आपका methods of inventory control. This is also important topic, methods of inventory control. See, we have so many types of inventory control techniques, but यहाँ इस लेक्चर में मैंने सिर्फ वो टेक्निक्स ही डिस्कस की हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। रिलेटिवली इसके अलावा जितनी भी टेक्निक्स हैं वो प्लीज गो थ्रू विद द बुक्स। ओके, नाउ फर्स्ट होता है इसमें बजटरी टेक्निक्स। ठीक है, बजटरी टेक्निक्स का मतलब ये होता है कि यूजुअली रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए परचेज बजट बनाया जाता है। तो परचेज बजट और इससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इस टेक्निक में आते हैं। सेकंड है हमारी सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में भी बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, लाइक एबीसी एनालिसिस, वेड एनालिसिस, एचएमएल एनालिसिस, एफएसएन एनालिसिस, सैट एनालिसिस, एसओएस एनालिसिस। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो है एबीसी एनालिसिस। इसमें से आपका 16 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। Now, what is the ABC analysis? ABC analysis is known as always better control analysis. इसमें स्टोर में जो इन्वेंट्री पड़ी है, जो रॉ मटेरियल पड़ा है, उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और नेम दिया गया है ए, बी और सी। यूजुअली ये जो ए बी सी है, मतलब इसमें आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो टोटल स्टोर में इन्वेंट्री पड़ी है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए, बी एंड सी कैटेगरी। और ये कैटेगरी किस हिसाब से बनाई जाती है? ये कैटेगरी इस हिसाब से बनाई जाती है कि हमारी इन्वेंट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, जिसको हम आउटस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट कहते हैं, ये वो आइटम्स होते हैं जिनकी कॉस्ट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में मैक्सिमम पोर्शन रखती है और क्वांटिटी जिनकी कम होती है, जैसे आप लग्जीरियस मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लग्जीरियस प्रोडक्ट हैं, तो उसमें वो जो रॉ मटेरियल लगाता है वो हाई क्वालिटी का लगाता है। सो ऑब्वियस सी बात है, वो हाई क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल परचेज करेगा वो कम क्वांटिटी में करेगा, बट उसकी कम क्वांटिटी होते हुए भी जो आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट है उसमें उसका पोर्शन ज्यादा होगा। सो ए कैटेगरी में हम किनको रखते हैं? हम उन आउटस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट मटेरियल आइटम्स को रखते हैं जो कि हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में अराउंडेड मैक्सिमम परसेंटेज रखता है। ये नंबर एक रैंडम नंबर होता है। यूजुअली कहा जाता है कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में जिन मटेरियल का अबव 70 या 70% होता है वो ए कैटेगरी में आते हैं और उनकी क्वांटिटी टोटल मटेरियल क्वांटिटी में अराउंडेड 10 to 15% होती है। फिर सी पे आ जाओ। सी में उस मटेरियल को रखा जाता है जिसकी मटेरियल कॉस्ट में प्रपोर्शन अराउंडेड 5 to 10% होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी लार्ज में ली जाती है। यानी सी कैटेगरी में यूजुअली एकदम चीप लेवल का जो रॉ मटेरियल होता है उसको रखा जाता है, जिसको यूजुअली जो परचेजर है वो बल्क में परचेज कर लेता है क्योंकि उस पर उसके अमाउंट बहुत ही कम लगता है। और जो एवरेज यानी ऐसा मटेरियल जो कि एवरेज को मीडियम लेवल की क्वालिटी का होता है उसको बी कैटेगरी में रखा जाता है। सो इस हिसाब से ए बी सी 3 कैटेगरीज बनाई जाती है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ओके,
आप इसको इस तरीके से भी रीड कर सकते हो। अब देखो, जो ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी में चूंकि लग्जीरियस रॉ मटेरियल रखा गया है जिस पर कॉस्ट सबसे ज्यादा पे की गई है, तो इस पे जो कंट्रोल है वो टाइट रखना होता है। इसका रिकॉर्ड भी एकदम कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस इसको चेक करते रहना होता है। और आपका जो इसमें सेफ्टी स्टॉक है उसमें ये बिल्कुल स्मॉल साइज में, यानी कि थोड़ी सी ही यूनिट्स रखी जाती हैं। सी में ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसका रिकॉर्ड रख लो, क्योंकि इसमें वो क्वांटिटीज होती है रॉ मटेरियल की जो कि बिल्कुल ही लो प्राइस की होती है। ठीक है, कभी कभी ओकेशनली इसकी आप रिव्यू करते जाओ और ऑब्वियसली इसका स्टॉक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और बी कैटेगरी जो होती है वो मॉडरेट में आ जाती है। ठीक है, और ये हो गया आपका एबीसी एनालिसिस। और नाउ दीज आर द अजम्पशंस, प्लीज गो थ्रू। ओके, एबीसी एनालिसिस के अलावा भी सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में और भी टेक्निक्स होती हैं, वो आप प्लीज खुद बुक से एक बार रीड कर लीजिएगा। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आपकी मटेरियल कंट्रोल टेक्निक या मेथड है वो है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, दैट इज कॉल्ड ईओक्यू मॉडल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। इस पर आपका थ्योरेटिकल भी बन सकता है और प्रैक्टिकल भी आता है 16 मार्क्स का। ठीक है, जो ये ईओक्यू है इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले एफ एन हैरिस लाए थे 1915 में। ठीक है, ईओक्यू मीन्स वो ऑर्डर क्वांटिटी, रॉ मटेरियल की वो ऑर्डर क्वांटिटी जहां पर रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। ओके, दैट इज कॉल्ड ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या परचेज हाउस, सॉरी, जो परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है या स्टोर कीपर होता है, उसको बार बार रॉ मटेरियल को ऑर्डर करना होता है, क्योंकि प्रोडक्शन तो एक लॉन्ग प्रोसेस है जो कि हमेशा चलने वाला है। ठीक है, तो उसे बेसिकली वो क्वांटिटी, वो ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल डिसाइड करनी है जहां पर उसकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। इसी को हम ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। ओके, जो हमारी ईओक्यू है उसकी मतलब हमारी ईओक्यू जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट, सॉरी, एक मैन्युफैक्चरर की रीऑर्डर लेवल की वो क्वांटिटी जहां पर उसकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, उसमें दो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होती है होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने जैसा कि अभी आपको पहले भी बताया था, ऑर्डर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि एक ऑर्डर पर लग रही है, कि जो आप बार बार ऑर्डर कर रहे हैं, तो एक ऑर्डर पे द ऑर्डरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर इनकर्ड एवरी टाइम एन ऑर्डर फॉर इन्वेंट्री इज प्लेस्ड विद द सप्लायर। और ये उसमें एक्सपेंसेस आते हैं, इसी लेक्चर में अभी मैंने आपको पहले ये बता रखे हैं। ठीक है, सो वो होती है आपकी ऑर्डर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला भी होता है जो अभी फर्दर इसी लेक्चर में आगे आएगा। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग कॉस्ट मींस एक ऑर्डर को, एक रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को स्टोर में सेफ रखने में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट होती है। सो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में इन दोनों कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी एट विच द कंबाइंड ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट इज एट मिनिमम लेवल। ये कहा जाता है कि जहां पर ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को प्लस करके जो मिनिमम लेवल होता है ना, उस मिनिमम लेवल के हिसाब से ही हमें ईओक्यू कर देना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर कर देना चाहिए। नाउ मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग ईओक्यू। ईओक्यू को डिटरमाइन करने के तीन मेथड्स हैं, टेबुलर मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड मैथमेटिकल मेथड। टेबुलर मेथड मींस, लाइक इस एग्जांपल पर फोकस कीजिए। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपको एक फॉर्मूला दे रखा है। ऑब्वियसली टेबुलर मेथड यूज करने के लिए भी स्टूडेंट्स आप पहले ईओक्यू बाय फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला इसका इसी मेथड में नीचे आ रहा है। बस अभी आप इसके समझ लीजिए कि अगर इसमें भी हमें करना है तो पहले वो क्या करता है, ईओक्यू को फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक है, उसके बाद ये एक टेबल बनती है जिसमें ये कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, यूनिट्स पर ऑर्डर यानी एक यूनिट कितने ऑर्डर की होगी आपकी,
कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ये आपको ऊपर दे रखा है कि जैसे एक बार ऑर्डर कॉस्ट प्लेस करने पे 35 रुपीज लग रहे हैं। एवरेज इन्वेंट्री यूनिट, कैरिंग कॉस्ट ऊपर दे रखी है 7 रुपीज लग रही है, एंड टोटल कॉस्ट। ये एक रैंडम टेबल है, आपको इसमें ये दे रखा है कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर वो कितने करना चाहता है। ये उसने रैंडमली डिसाइड कर लिया कि या तो वो एक ऑर्डर करेगा, या 2 करेगा, 4 करेगा, 8 करेगा, ये रैंडम है, ठीक है। यूनिट्स पर ऑर्डर, टोटल उसको 1000 यूनिट्स परचेज करनी है, तो ऑब्वियसली अगर एक ऑर्डर करेगा तो वो 1000 एक साथ मंगा लेगा, 2 करेगा तो 500 मंगाएगा, 4 करेगा तो 250, जस्ट डिवाइड कर देना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने पे 35 रुपए आते हैं, तो आप जितनी बार ऑर्डर करोगे उससे मल्टीप्लाई करके इसकी कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स कैसे आएंगी, आपकी जो ये यूनिट है बी कॉलम, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट 7 रुपीज है, 7 रुपीज किसके हिसाब से है, पर यूनिट के हिसाब से, तो जितनी आपकी ऑर्डर होगी उससे मल्टीप्लाई करके आप इसको यहाँ पे लिख देना। अब टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी आपकी, सी प्लस ई को पसंद कर, टोटल कॉस्ट मीन्स ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, वो आपकी यहां पे आ जाएगी। ओके, नाउ अब देखो, अगर इस टेबल के हिसाब से उसे EOQ डिसाइड करना है तो कहां पे होगा, जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। कहां पे है, यहां पे देखो, पहले बढ़ती जा रही, डिक्रीज होती जा रही, डिक्रीज होती जा रही, यहाँ पे 700 आ गई, 700 के बाद धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, यानी 700 रुपीज जहां पर आ रहे हैं, इट मींस कितना, 100। इट मींस अगर वो 100 यूनिट्स के हिसाब से ऑर्डर करता है, यानी कि पर उसकी EOQ है 100 यूनिट्स, अगर वो 100 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करता है तो उसकी ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम होती है। सो द EOQ इज 100 यूनिट्स। अब होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में इस तरीके से ग्राफ बनता है, ओ एक्स पे आपको यूनिट्स डालनी होती है, ओ वाई पे आप कॉस्ट डालते हैं, उसके बाद वही जो आपने ये ऊपर टेबल बना रखी है, इसी टेबल के हिसाब से आपने जैसे ग्राफ बनाया या रैंडमली, तो ओ से ये आपकी जाती है कैरिंग कॉस्ट की लाइन, 0 से कैरिंग कॉस्ट जाती है, उसके बाद आप टोटल कॉस्ट बना लो, ये स्टैंडिंग लाइन, ये टोटल कॉस्ट के पॉइंट्स बना के इसको कर्व दे दो, ये टोटल कॉस्ट हो गई। ये आपकी रिमेनिंग कॉस्ट की नॉन कैरिंग कॉस्ट लाइन आती है, और एनुअल कैरिंग कॉस्ट और नॉन कैरिंग कॉस्ट जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका EOQ पॉइंट होता है, ठीक है, और उससे फिर आप OX पे लाइन लेके जाइए तो आपकी 100 यूनिट्स आ जाएंगी। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा मैथमेटिकल मेथड। जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला, EOQ इज इक्वल टू 2RC अपॉन CH या CC, इट्स अप टू यू, ठीक है। 2 हो गया, R मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट्स इन यूनिट्स, C कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर पर यूनिट, ये CO है, CO मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, और CH या CC मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इसके अलावा मैं भी आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी जिसमें EOQ समझाऊंगी, बट यूजुअली स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चन आता है ना प्रैक्टिकली या लिखने को भी आता है थ्योरेटिकली भी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो EOQ है, EOQ के साथ में यूजुअली हम कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी करते हैं, यानी कि इन्वेंट्री की भी टोटल कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो जो हमारी इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट है वो निकालने के लिए हमें बेसिकली ये फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका EOQ है उसके साथ में आपको हमेशा यूजुअली टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी निकालने के लिए आएगा, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आप पहले EOQ का फॉर्मूला लर्न करेंगे, आफ्टर दैट मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू R इंटू P, R मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट्स जो भी यूनिट्स में है, ठीक है, इंटू P यानी परचेज प्राइस पर यूनिट। ऑर्डर कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला है R अपॉन Q इंटू C। ये अभी मैं एक एग्जांपल में आपको समझाऊंगी, उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है।
टोटल कैरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला है Q/2 इंटू CH, ठीक है। और ये हमारा टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। जैसे अब आप ये एग्जांपल लो, ये कंप्लीट एग्जांपल है, पहले एग्जांपल देखो। अ फैक्ट्री बाय एंड यूजेस कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन एंड 10 रुपीज पर यूनिट, तो आपका परचेज प्राइस पर यूनिट है 10 रुपीज। एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 है, 2000 यूनिट्स आपकी आर हो गई। कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम लगती है। यूजुअली जो कैरिंग कॉस्ट है वो परसेंटेज में दी हुई होती है, ठीक है, और उसको हम पर यूनिट प्राइस पे एप्लीकेबल करते हैं। ऑर्डर कॉस्ट आपको पर ऑर्डर चाहिए होती है, जो इसमें पर ऑर्डर ही दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, it is possible to place a single order for the entire annual unit. He also says that if we order 2000 units at one time, we get 2% discount from the supplier. सिंपली आपको पहले तो क्या करना है, आपको EOQ निकालनी है। अब उस मैनेजर के पास में ये एक ऑफर है कि अगर वो 2000 यूनिट्स एक ही ऑर्डर में एक ही बार ऑर्डर में कर दे तो उसको उसका सप्लायर 2% डिस्काउंट देगा। तो आपको ये बताना है कि उसको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नॉर्मली अपनी EOQ निकालेंगे और EOQ के हिसाब से उसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है ये निकालेंगे। सो EOQ का फॉर्मूला 2RCO/C इंटू 2RC means order cost divided by CC means carrying cost under root 2, R means annual requirement 2000, ठीक है, और CO means order cost per order which is 40 rupees लिख दिया, divided by carrying CC means carrying cost per unit, तो कितनी है 10% per annum। तो मतलब ये जो हमारा परचेजिंग ये किस पे एप्लीकेबल होता है, 10% कैरिंग कॉस्ट का हमारे परचेजिंग प्राइस पर यूनिट पे, यानी कि 10 रुपीज का 10%, तो ये 1 रुपी हो गया। तो इस हिसाब से इसकी आपने सॉल्व किया, EOQ आ गई 400 यूनिट्स, यानी 400 यूनिट्स एक बार में वो ऑर्डर करेगा तो उसकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी EOQ के हिसाब से, ठीक है। ये 5 ऑर्डर्स का मतलब है इजीली है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट्स डिवाइडेड बाय EOQ, यानी 2000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स, तो टोटल वो कितने ऑर्डर करेगा एक साल में 5। नाउ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ EOQ, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकली, इज इक्वल टू R इंटू P, यानी 2000 इंटू 10 टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। दिस इज द फॉर्मूला R अपॉन ये जो QO है ना, QO मीन्स EOQ, दिस इज द सिंबल ऑफ EOQ, तो R अपॉन EOQ इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, फॉर्मूले में पुट किया आंसर आ गया। टोटल कैरिंग कॉस्ट मींस EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ईयर, जो आपने फॉर्मूले में निकाला है, ये आपकी आ गई, ठीक है। अब ऑफर उसके पास ये है कि अगर वो एक ही बार में सारी क्वांटिटी ऑर्डर कर दे, इट मींस आप इसको ऐसे ले लो कि अगर उसकी EOQ 2000 यूनिट्स हो तो उसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब यहां पे उसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, EOQ है 2000 यूनिट्स यानी R इंटू P, तो 2000 ही उसकी R है और 2000 ही उसकी EOQ है, इंटू प्राइस कितना हो जाएगा 2% के डिस्काउंट के बाद, यानी कि 10 रुपीज पे 2% से उसको मिलता है डिस्काउंट, तो उसका प्राइस कितना बनता है 9.80, ये उसका मटेरियल कॉस्ट। अब उसकी ऑर्डर कॉस्ट क्या हो जाएगी, चूंकि वो एक ही बार ऑर्डर करेगा तो एक ही बार ऑर्डर कॉस्ट लगेगी 40 रुपीज, और कैरिंग कॉस्ट कैसे लगेगी, अब उसने EOQ कितनी मान ली है टोटल रिक्वायरमेंट के बराबर यानी 2000, तो EOQ हो गई 2000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.98, चूंकि उसका पर यूनिट प्राइस भी 10 रुपीज की जगह 9.8 रह गया है डिस्काउंट के बाद में, तो कैरिंग कॉस्ट भी 9.8 का 10% 0.98 लगेगी। टोटल किया उसने 20,620, सो सी उसको ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो अपनी EOQ को 400 यूनिट्स रखता है तो उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 20,400, और अगर वो अपनी EOQ को
एक सिंगल शॉट में 2000 यूनिट्स रखता है तो उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 20,620 विच इज हायर देन द फर्स्ट। सो एज पर दिस कैलकुलेशन उसको ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब EOQ से रिलेटेड आपके जितने भी और इलस्ट्रेशंस हैं वो आप खुद सॉल्व करके देखना, ठीक है। कोई भी क्वेरीज होती है तो मुझसे आके पूछ लेना। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो मटेरियल में हमारा पॉइंट आता है कंट्रोल में, मटेरियल कंट्रोल में, वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट्स एंड लेवल्स ऑफ मटेरियल। सो सी स्टूडेंट्स, जो मटेरियल्स लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसमें बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, आपको ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और इन पर बेस्ड जो भी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस बुक में दे रखे हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूजुअली जो लेवल ऑफ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल यूजुअली, ठीक है, और रीऑर्डर लेवल, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे फर्स्ट है मैक्सिमम लेवल। ऑब्वियसली मैक्सिमम लेवल का मतलब ये होता है कि इस मटेरियल लेवल से ऊपर जो परचेजर हाउस है वो कभी भी रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेगा। ये उसकी एक्सीडिंग लिमिट होती है मटेरियल के ओवर स्टॉक को रखने की, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला of maximum stock level. Please learn it. I again repeat, you need to learn all stock levels formula क्योंकि कई बार इन पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ओके तो इसको छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का ये फॉर्मूला है, इसको लर्न करो और इलस्ट्रेशन सॉल्व करके पुट करके सॉल्व करो। मिनिमम स्टॉक लेवल मींस ये वो स्टॉक लेवल होता है जिससे कम क्वांटिटी स्टॉक में नहीं रखी जाती है, ठीक है। यूजुअली जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो इन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका लीड टाइम क्या है, रेट ऑफ कंजप्शन क्या है और नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, और ये उसका फॉर्मूला है। रीऑर्डरिंग लेवल मींस वही हमारा EOQ वाला लेवल जो होता है, ठीक है, लेकिन इसको रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं। यूजुअली रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के बीच में स्टैंड करता है एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रीऑर्डर लेवल। डेंजर लेवल वो होता है जिससे नीचे अगर स्टॉक पहुंच रहा है तो इमीडिएटली हमें उसको फिल करने, उस गैप को फिल करने की नीड हो जाती है, अदरवाइज प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंजर लेवल। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर लास्ट एवरेज स्टॉक लेवल। आप एवरेज स्टॉक लेवल इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या फिर सिंपली मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 करके भी निकाल सकते हो, ओके। स्टॉक लेवल से रिलेटेड बुक में जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं आपको सब सॉल्व करके देखने हैं, ओके, और सो दैट आपको ये फॉर्मूलाज लर्न हो सके, ठीक है। सो ये था आपका मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, ओके। सो प्लीज EOQ एंड स्टॉक लेवल से रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशंस है बुक में उनको सॉल्व कर लेना। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में आकर यू कैन आस्क मी इजीली, ओके। थैंक यू।